हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो जो आज की ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? हिमनद का परिवहन कार्य। ठीक है, तो कल की जो क्लास में हमने पढ़ा था कि हिमनद द्वारा होने वाले जो परिवहन का कार्य है, ठीक है, परिवहन के कार्य में हमने क्या पढ़ा था कि वो परिवहन का कार्य वो क्या 3 रूपों में पूरा होता है। ठीक है, कितने 3 रूपों में जो परिवहन का कार्य है वो पूरा होता है। परिवहन का नहीं, अप्रदनात्मक, सॉरी, जो अप्रदनात्मक जो कार्य है वो कितने 3 रूपों में पूरा होता है। ठीक है, अप्रदनात्मक जो कार्य है वो कितने 3 रूपों में पूरा होता है, जिसमें पहले होता है अपघर्षण, फिर होता है उत्पाटन और फिर होता है सन्निघर्षण। ठीक है, पहले कौन सा? अपघर्षण होता है। अपघर्षण के बाद में होती है उत्पाटन और उसके बाद में होता है सन्निघर्षण। ठीक है, ये 3 किसके पॉइंट है? अप्रदनात्मक कार्य, यानी कि हिमनद के द्वारा जो अप्रदनात्मक कार्य है वो कितने 3 रूपों में आके कंप्लीट होता है। और उसके बाद में पढ़ी थी कि अप्रदनात्मक कार्य के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हिमनद का परिवहन कार्य। अप्रदनात्मक जो कार्य है वो हमने पढ़ लिया, अब है हमारा परिवहन का कार्य। ठीक है, तो परिवहन का कार्य कैसा क्या होता है कि हिमनद का परिवहन कार्य तभी संभव हो सकता है जब क्या है वह अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या है कि परिवहन का कार्य कब संभव होता है? जब वो क्या है अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़ता है। उद्गम स्थान क्या होता है कि जब कोई नदी होती है, जिस स्थान से नदी का जन्म होता है, ठीक है, जिस स्थान से नदी का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं? उद्गम स्थान या फिर उसका स्रोत। ठीक है, जिस स्थान से नदी का जन्म होता है उसे उसका उद्गम स्थान या फिर उसका स्रोत बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है कि हिमनद का परिवहन कार्य वो तभी संभव होता है जब क्या है वह अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़ती है। यदि वो क्या है अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़ जाती है तभी क्या है उसका परिवहन कार्य है वो शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जब हमने पढ़ा था कि जो अप्रदनात्मक कार्य है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो नदी है यानी कि जो हिमनद है वो क्या है अपने साथ मलबा लेकर आती है। ठीक है, यही कंडीशन सेम परिवहन के कार्य में है कि मतलब अप्रदनात्मक जो कार्य है उसकी तरह ही जो परिवहन का कार्य है उसमें क्या है काफी मात्रा में मलबा है वो आता है। ठीक है, मलबे के अंदर क्या होता है? कंकड़ पत्थर, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, रोड़े, शिलाखंड, इसके अलावा क्या होते हैं? बालू के कण होते हैं, बालू के कण तथा क्या है मिट्टी आती है, जिसे क्या बोला जाता है? मलबा बोला जाता है। यानी कि जो ये सभी पदार्थ हैं वो मलबे के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जो मलबा है यानी कि हिमनद के परिवहन कार्य में बहुत अधिक मात्रा में मलबा है वो आगे जाता है, जिसमें क्या सम्मिलित होते हैं? कंकड़, पत्थर, रोड़े, शिलाखंड, बालू के कण होते हैं और मिट्टियां होती है। ठीक है, जब क्या है कि जब यह मलबा हिमनद के किनारों पर टकराता है, ठीक है, हिमनद होती है उसके किनारों पर टकराता है या फिर रगड़ता हुआ तथा जगड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे वो क्या है हिमनद की तली यानी कि जो हिमनद है उसकी जो नीचे की सतह होती है उस पर यदि वो जकड़ता हुआ या फिर रगड़ता हुआ आगे जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? एक तटस्थ हिमांड का निर्माण होता है। तटस्थ हिमांड का निर्माण होता है। जब मलबा है वो क्या है हिमनद की तली से जकड़ता हुआ आगे बढ़ता है तो किसका निर्माण होता है? तटस्थ हिमांड का निर्माण होता है। ठीक है, और क्या है कि जब वो मलबा है यानी कि जो हिमनद का जो आगे वाला भाग होता है सबसे अधिक मलबा है वो उसके साथ बहाकर लेकर जाया जाता है हिमनद के सबसे ऊपर वाले सिरे पर। ठीक है, हिमनद के आगे वाले भाग में, आगे वाले भाग में क्या है मलबा सबसे अधिक होता है। मलबा है वो क्या है सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिसे किसका निर्माण होता है? अग्रतस्थ हिमांड का निर्माण होता है। ठीक है, अग्रतस्थ हिमांड का निर्माण होता है जब क्या है कि मलबा है वो हिमनद की तली से में जकड़ता हुआ आगे बढ़ता है। जब क्या है वो
जो ये मलबा है वो क्या है, हिमनद की तली से, जब मलबा है वो क्या है, हिमनद की तली से जकड़ता है, ठीक है। जब वो हिमनद की तली से जकड़ता हुआ या फिर रगड़ता हुआ आगे बढ़ता है तो किसका निर्माण होता है, एक तटस्थ हिमांक का निर्माण होता है। और वही मलबा जो क्या है कि हिमनद के सबसे आगे वाले भाग में परिवहन करता है, यानी कि जो परिवहन का कार्य है वो क्या है, हिमनद के सबसे जो आगे वाला भाग होता है उसमें अगर होता है तो किसका निर्माण होता है, अग्रतस्थ हिमोंड का निर्माण होता है। यदि तली में तली को जकड़ता है तो किसका, तटस्थ हिमांक का निर्माण होता है। और जब मलबा है वो क्या है, हिमनद के आगे वाले भाग में परिवहन का कार्य करता है तो किसका निर्माण होता है, वहां पर अग्रतस्थ हिमोंड का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो यह मलबा होता है ये क्या है, काफी भारी होता है, ठीक है। मलबा है वो क्या है, काफी भारी होता है, जिसका क्या है, परिवहन कार्य के अलावा मलबे को क्या है और कोई मतलब आगे नहीं लेके जाया जा सकता, जिसे ओनली क्या है, जो हिमनद का परिवहन कार्य है, हिमनद के परिवहन कार्य के द्वारा ही वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, परिवहन कार्य में ही मलबा आगे बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, बहुत अधिक भारी होता है, जिसका ये इसके अंतर्गत जो बनने वाली शिलाखंड है उसका व्यास कितना, 12 से लेकर 15 मीटर तक इसका व्यास है वो माना जाता है। यानी कि जो ये शिलाखंड होती है वो इतनी अधिक भारी होती है, जिसका व्यास है वो कितना माना गया है, शिलाखंड का व्यास 12 से लेकर 15 मीटर तक, ठीक है। यानी कि जो ये मलबा है वो क्या है, इतना अधिक भारी होता है यह कि हिमनद के परिवहन कार्य के अलावा इसका और कोई भी उसका परिवहन है वो नहीं कर सकता। ओनली जो हिमनद का कार्य है उसके अंतर्गत ही एक मलबे का परिवहन होता है, क्योंकि उसमें क्या है, वेट है वो अधिक होता है। और इनकी जो शिलाखंड होती है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना, हिमनद के अंदर क्या होती है, कंकड़ पत्थर शिलाखंड होती है, बालू के कण होती है और मिट्टी होती है, ठीक है। तो इनका जो व्यास है वो कितना होता है, 12 से लेकर 15 मीटर तक इनका व्यास है वो माना जाता है, ठीक है। यानी कि वो इतने अधिक भारी होते हैं। इसके बाद में इससे बनने वाली स्थलाकृतियां, यानी कि जो हम परिवहन कार्य कर रहे हैं ना, परिवहन कार्य में बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उसमें क्या आती है, सबसे पहले धूलिकूप, ठीक है। क्या आती है सबसे पहले, धूलिकूप। तो धूलिकूप क्या होती है कि जो हिमनद का परिवहन कार्य होता है उसके अंतर क्या आता है, बहुत अधिक मात्रा में मलबा है वो अपने साथ भाकर लाता है, ठीक है। वो क्या है, जैसे हिमनद है उसके ऊपर ही क्या है, उसके कण है वो पड़े रहते हैं, जैसे क्या है, हिम के ऊपर हिम के ऊपर ही ये कण है वो पड़े रहते हैं, कण पड़े रहते हैं। क्या है कि जब हिमनद का परिवहन कार्य शुरू होता है तो उसमें मलबा जो मलबा आता है, ठीक है, परिवहन कार्य द्वारा जो लाया गया मलबा होता है उसके कण है वो किस पर पड़े रहते हैं, हिम के ऊपर है ये पड़े रहते हैं। जो हिमनद होता है उसके ऊपर ही पड़े रहते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे दिन के समय गर्मी से उसका प्रभाव है वो बहुत अधिक पड़ता है। यानी कि जो ये कण होते हैं उनके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, दिन के समय गर्मी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गर्मी का प्रभाव पड़ने से वो क्या है कि जब दिन के समय तापमान है वो अधिक होता है और गर्मी बढ़ जाने के कारण जो ये कण है वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। कण है वो क्या, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। कण है वो क्या है, गर्म हो जाते हैं और क्या है, अपने आप को उसी अनुपात में हिम के अंदर स्थापित कर लेते हैं। यानी कि जो हिम होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जितने साइज का जो ये कण होते हैं, ठीक है, उसको क्या है, हिम के अंदर अपने ही आकार के अंदर क्या करते हैं, वो हिम के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद में वहां पर क्या है, गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। जब ये कण है वो क्या है, गर्मी के कारण है वो
हिम के अंदर जब प्रवाहित होते हैं तो उसी आकार में उसमें क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, गड्ढे बनने के कारण क्या है, रात्रि के समय यदि तापमान में कमी आती है, ठीक है, तो हमें पता क्या है कि जैसे तापमान में दिन के समय तापमान में वृद्धि होती है, दिन में क्या है, तापमान में वृद्धि होती है, और रात्रि के समय क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ठीक है, जब क्या है तापमान में कमी आती है तो इन गड्ढों में क्या है, दिन के समय तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है। ठीक है, दिन के समय क्या है, इन गड्ढों में पानी भरने के कारण इसे ही हम क्या कहते हैं, धूलिकूप कहा जाता है। ठीक है, यदि इन गड्ढों में पानी भर जाता है, क्योंकि दिन के समय क्या है तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण गर्मी अधिक होती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि होने से क्या है, इन गड्ढों में पानी बढ़ता है। ठीक है, पानी भर जाने से इसे क्या कहा जाता है, धूलिकूप है वो कहा जाता है। इसके अलावा क्या है, जब रात का समय आता है, ठीक है, रात्रि में क्या होता है, जो ताप है वो क्या, जो सॉरी पानी है वो किसमें, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, बर्फ में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो पानी भरता है, यानी कि इन गड्ढों में जहाँ दिन के समय पानी भरता है तो वो क्या है, रात्रि के समय वहां बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, रात्रि के समय क्या होता है, वहां पर बर्फ में बदल जाता है। तो ये है धूलिकूप। इसके आगे आता है हमारा हिमनद पटल। जो सेकंड जो बनने वाली स्थलाकृतियां है उसमें क्या आता है, हिमनद पटल। ठीक है, तो हिमनद पटल क्या होता है, जैसे हमने अभी धूलिकूप में पढ़ा है ना कि जो हिमनद के जो कण होते हैं उसके ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। धूलिकूप में दिन के समय जब गर्मी होती है उससे उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धूलिकूप पर इसका प्रभाव पड़ता है, धूलिकूप पर तो इसका प्रभाव पड़ता है ये। ठीक है, बल्कि क्या है कि जो हिमनद पटल होता है उसमें क्या है, जो परिवहन कार्य के अंतर्गत जो लाया गया मलबा होता है उसमें जो स्थित जो कण होते हैं उस पर क्या है कि सूर्य की जो किरणें आती हैं उस पर हिमनद पटल पर कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ठीक है, हिमनद पटल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसके अंदर जो बनने वाले कण होते हैं कणों पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान का कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ठीक है, तापमान का प्रभाव ना पड़ने के कारण जो ये हमारी हिम होती है उसके नीचे जो दबे हुए शिलाखंड होते हैं वो क्या है, उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, यानी कि जिस अवस्था में वो पहले होते हैं उसी अवस्था में वो क्या है, शिलाखंड है वो हिम के नीचे दबे होने के कारण उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शिलाखंड होते हैं, शिलाखंड हिम के नीचे ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। ठीक है, उसके जो मतलब हमारे पास जो हिम होती है उसके नीचे जो बनने वाले शिलाखंड होते हैं उसके ऊपर तापमान का कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ठीक है, हिमनद पटल के ऊपर क्या है, इसका कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता और वो क्या है अपनी अवस्था में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, वैसे ही अवस्था में पड़े रहने के कारण जो इसके आसपास का एरिया है, यानी कि ये जो हिम है, ठीक है, हिम के नीचे जो शिलाखंड होते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये हिम है, इसके नीचे जो बनने वाले शिलाखंड है ना उसके ऊपर तो क्या है, कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता, प्रभाव है वो नहीं पड़ता। जो हिम के नीचे शिलाखंड स्थित होते हैं ना उन पर तो क्या है कि तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा जो हिम के आसपास का जो एरिया है, जैसे ये साइड का जो एरिया है उसके अंतर्गत जो बनने वाले जो शिलाखंड होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो बनने वाले जो शिलाखंड होते हैं उस पर क्या है कि तापमान का प्रभाव पड़ता है। इन पर क्या है, तापमान का प्रभाव पड़ने के कारण क्या है कि जब तापमान में वृद्धि होती है तो वो क्या है, ये जो शिलाखंड होते हैं वो क्या है पिघल जाते हैं, या फिर रात्रि के इसमें तापमान में कमी होने के कारण वो क्या है बर्फ के रूप में
जम भी जाते हैं। फिर यहाँ किस चीज की कंडीशन हो रही है, धूलिकूप की। जैसे धूलिकूप पर प्रभाव पड़ता है ना कि तापमान में वृद्धि होने से वो पानी में परिवर्तित हो जाते हैं और रात्रि के समय वो बर्फ में बदल जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इसके जो आसपास के एरिया में पड़े हुए जो शिलाखंड होते हैं उन पर तो क्या है, तापमान का प्रभाव है वो पड़ता है। लेकिन जो हिम के नीचे दबे हुए शिलाखंड है उन पर क्या है, तापमान का कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ठीक है, ये किसके हैं, जो हमारा परिवहन का कार्य है उसमें बनने वाली शिलाकृतियां हैं वो कितने, 2 प्रकार की है, धूलिकूप और हिमनद पटल। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।